G20 समिट का काउंटडाउन हुआ शुरू। विदेशी मेहमान और G20 सदस्य देशों के प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं राजधानी दिल्ली। अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वाह करने की क्या है तैयारी, देखिए मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और इस समय आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों, G20 समिट दिल्ली में कल से शुरू होने वाला है और दिल्ली इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। और इस समय आप देख रहे होंगे कि दिल्ली को पूरी तरह से सजा दिया गया है और G20 के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो दिल्ली पहुंचना शुरू हो चुके हैं। भारत की ताकत दुनिया के सामने दिखाने के लिए भारत ने जो खर्च किया है, जो तैयारियां की हैं, वो अपने आप में बड़ी ही अद्भुत हैं। दिल्ली को पहली बार इतनी अच्छी तरीके से सजाया गया है। हर चौराहे को, हर पार्क को, सड़क के दोनों तरफ बहुत सारे ध्वज लगाए गए हैं, बहुत सारी भारतीय कलाकृतियों को लगाया गया है। तो ये भारत की जो कोने कोने से जो कलाकार हैं उनको बुला करके इस दिल्ली को सजाया गया है। हम बात करें इस समय अपने पड़ोसी पाकिस्तान की, तो जिस समय भारत G20 की मेज़बानी कर रहा है, ठीक उसी समय पाकिस्तान के अंदर रोटी आटे की लड़ाई जारी है। यहाँ पर रोटी और आटे के लिए भयंकर लड़ाई जारी है। आप देख सकते हो किस प्रकार से लोग एक एक रोटी के लिए रो रहे हैं और आटे के लिए लाइन लगी हुई है। वहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है और पाकिस्तान में इस समय भूखमरी के हालात हैं। दूसरी तरफ 1947 में जब दोनों देश एक साथ आज़ाद हुए थे, उस समय भारत की स्थिति और पाकिस्तान की स्थिति में कोई ज़्यादा अंतर नहीं था, लेकिन भारतीय नेताओं ने और भारतीय लोगों ने अपनी मेहनत से जहां सूर्य और चांद पर पहुंचने के बाद में अब दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए ये G20 का जो समिट किया जा रहा है दिल्ली के अंदर, यहाँ पर अमेरिका, चाइना, जापान, कनाडा, इंडोनेशिया, जर्मनी जैसे बड़े बड़े देशों के राष्ट्र अध्यक्ष यहाँ पर आकर के दुनिया की समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। किस प्रकार से दुनिया आगे बढ़ सकती है, किस प्रकार से हम गरीब देशों का साथ देकर के उनको भी एक हम कहें कि मुख्य मार्ग में शामिल कर सकते हैं, इसीलिए इस समिट का आयोजन किया जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि इस समिट से भारत को क्या फ़ायदा होगा। भारत को बहुत बड़ी महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और दुनिया भारत की तरफ देख रही है। दुनिया चाहती है कि अब अगली जो पीढ़ी है उनका नेतृत्व भारत करे और भारत उन गरीब देशों का भी साथ दे जिनमें आज भुखमरी के हालात हैं। हालांकि आज हम पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पर अगर हम कहें कि अगर कोई देश मदद भी करना चाहे तो कहते हैं कि अगर सांप को दूध पिलाओगे तो वो जहर ही उगलेगा। तो पाकिस्तान को कितना भी खाना दे दो, लेकिन वहाँ से अच्छे लोग नहीं निकलेंगे, वहाँ से आतंकवादी ही पैदा होंगे, ये मेरा मानना है। तो इस समय मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भारत में जो इस समय जो तैयारियाँ चल रही हैं बड़ी ही अद्भुत हैं और कल से यहाँ पर जो समिट शुरू होगा उसके लिए दिल्ली को पूरी तरह से तैयार किया गया है। आइए देखते हैं दिल्ली की एक झलक, किस प्रकार से यहाँ की सड़कों को सजाया गया है। पार्कों के ऊपर जो कलाकृतियाँ लगाई गई हैं वो भारतीय कला का एक, यूँ कहें कि भारतीय जो संस्कृति है उसकी एक झलक पेश करती है। आइए इन देखते हैं चौक चौराहों को, दिल्ली को किस प्रकार से इनको सजाया गया है। तो दोस्तों, आपने देखा दिल्ली को किस प्रकार से सजाया गया है। चौक चौराहों पर और सड़कों के दोनों तरफ किस प्रकार से जो G20 के जो राष्ट्र हैं उनका ध्वजों को लगाया गया है। बहुत सारी सड़कों के किनारे हरियाली, कलाकृतियों से अद्भुत दिल्ली का नज़ारा देखने को मिल रहा है। और अब हम चलते हैं जहां पर इस समिट का आयोजन होगा, हम आपको जिसका नाम है भारत मंडपम, और ये दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर G20 के जो देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर एक मीटिंग करेंगे और चलिए हम उसी जगह पर आपको लेकर के चलते हैं।
तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं भारत मंडपम और ये देख रहे होंगे मेरे पीछे आप, ये दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर। यहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉल बनाया गया जिसके अंदर जो G20 की समिट होने वाली है और इस हॉल के अंदर भारतीय संस्कृति को उकेरा गया है। जो मेहमान आएंगे वो हमारी संस्कृति के दर्शन यहाँ पर कर सकेंगे, उससे परिचय प्राप्त कर सकेंगे, चाहे योगा हो, चाहे सनातन हो, चाहे गीता हो, चाहे हमारे जो ईश्वर पैदा हुए हैं उनकी बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर भारतीय संस्कृति के हिसाब से कलाकृतियों को उकेरा गया है और जो सजावट की गई है वो अलग अलग प्रांतों के कलाकार आकर के उन्होंने अलग अलग प्रांतों की कलाकृतियों को उकेरा गया है। कई विदेशी कलाकृतियाँ भी यहाँ पर रखी गई हैं, उनको भी उकेरा गया है। और देखिए ये इस कन्वेंशन सेंटर में अलग अलग हॉल बनाए गए हैं। जो खाने के लिए जो हॉल है उसमें लगभग 2000 लोग एक साथ बैठकर खा सकते हैं और यहाँ पर जो कन्वेंशन सेंटर है जिसके अंदर लगभग 1500 लोग एक साथ बैठ कर के मीटिंग कर सकते हैं और जो मेन राष्ट्राध्यक्ष जहाँ मीटिंग करेंगे वहाँ भी लगभग 150 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। अत्याधुनिक ऑडियो विजुअल का इसमें इस्तेमाल किया गया है और साथ ही इन विजुअल के माध्यम से समय समय पर जैसे ही होगा तो हमारी भारतीय संस्कृति की एक झलक भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये अद्भुत भारत मंडपम यहाँ पर आप देख रहे होंगे किस तरह से यहाँ पर चमक रहा है, किस तरह से रोशनी से नहाया हुआ है। ठीक इसी समय हम पाकिस्तान में देखें तो बिजली संकट गहराता जा रहा है और वहाँ पर लोग बिजली के बिलों को फाड़ रहे हैं और बिजली के बिल भरने की औकात भी नहीं बची है पाकिस्तानियों के पास में। और वहाँ पर कहते हैं कि बिजली का बिल इतना आ रहा है कि वहाँ पर एक यूनिट का जो मूल्य 62 रुपये तक पहुँच चुका है। आइए देखते हैं कि पाकिस्तान में इस समय क्या हालात हैं। बलूचिस्तान की बात करें तो यहाँ पर आटे के स्टॉक पूरी तरह खत्म हो चुके हैं और इसलिए अब बलूचिस्तान के खाद्य मंत्री जमारक अचकजई ने कहा है कि बलूचिस्तान को तुरंत 4 लाख बोरी गेहूं की जरूरत है। बलूचिस्तान के खाद्य मंत्री का कहना है कि उन्हें गेहूं के लिए 85% पंजाब और सिंध पर निर्भर रहना पड़ता है और इन दोनों प्रांतों ने फिलहाल गेहूं के निर्यात पर बैन लगा दिया है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान में आटे का संकट और गहरा गया है। तो दोस्तों आपने देखा किस प्रकार से पाकिस्तान के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। ठीक जिस समय भारत दुनिया का प्रतिनिधित्व कर रहा है उसी समय पाकिस्तान के अंदर आज़ादी की मांग उठती जा रही है। बलूचिस्तान में आक्रमण हो चुका है। वहीं हम बात करें गिलगित और जम्मू कश्मीर के अंदर, वहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि हम भारत में विलय करना चाहते हैं और भारत अपनी सरहद खोल दे तो वहाँ पर हम जा कर के मेहनत मजदूरी करके वहाँ पर हम अच्छी तरह से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो 1947 में आज़ादी के बाद में जो पाकिस्तान के हालात हुए हैं उसका कारण ये है कि पाकिस्तान ने कभी भी अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत नहीं की। वो आतंकवादी पैदा करता रहा। भारत ने बड़े बड़े यूँ कहें इंजीनियर हैं और यहाँ पर डॉक्टर हैं और वैज्ञानिक पैदा किए हैं, इसीलिए आज भारत आगे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात कहूँ कि जो हमारे नेता थे, हमारे दूरदृष्टि थी जिनकी कि भारत को किस प्रकार दुनिया को साथ लेकर के आगे बढ़ना है, यही विजन आगे भी मोदी जी लेके जा रहे हैं। इसी कारण भारत आगे बढ़ रहा है। वहीं पाकिस्तान चाहता था कि हम दुनिया में अकेले ही रहें और अकेले ही दुनिया पर राज करें और दुनिया में आतंकवाद फैलाता रहा और आज पाकिस्तान की हालत यही है। भारत का उद्देश्य है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व भारत का एक परिवार है और भारत हर परिवार की सुख दुख में काम आएगा, यही भारत का उद्देश्य है। को कहते हैं कि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद भी उसी में समा जाता है। आज पाकिस्तान के हालात वही हैं। उसने भारत के लिए बहुत ही बुरा सोचा, आज पाकिस्तान के साथ भी बुरा वही हो रहा है। और अगर ज्ञान लेना है तो गीता हमारे पास है, उसका ज्ञान का इस्तेमाल करो, आप आगे बढ़ोगे। तो सबसे बड़ी बात है कि जो G20 का जो समिट होने वाला है उसके अंदर जो राष्ट्राध्यक्ष आएंगे उनको गीता का ज्ञान भी दिया जाएगा, क्योंकि गीता एक ऐसी पुस्तक है जिसके द्वारा भारत नहीं दुनिया को आगे लेकर के आगे बढ़ सकता है। और गीता का ज्ञान दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक जिसमें सब कुछ है। और गीता का ज्ञान लेकर जब ये G20 के राष्ट्राध्यक्ष जाएंगे तो भारत का मान सम्मान के साथ साथ यहाँ की सांस्कृतिक विरासत
का भी दुनिया में एक छत्र राज्य होगा। हम उम्मीद करते हैं कि भारत की सदी होगी आने वाली और भारत विश्व गुरु के साथ साथ विश्व शक्ति भी बनने जा रहा है।